कोई भी लड़की ने कभी सोचा नहीं होगा कि वो गाने गाएंगी या वो स्टेज पे चढ़ेंगी। मैं लोगों के लिए दरवाजे खोलूँगी कि लोग अपनी बेटियों को उस तरह से नहीं रोकेंगे और उस तरह से नहीं गलत बातें कहेंगे जो मैंने सुनी है। ये मुझे लगता है मौसीकी मुझे अल्लाह की तरफ से एक तोहफे की तरह मिली है। नकल मैं बहुत अच्छी करती हूँ, तो ये बचपन से मेरी एक आदत थी। हो गई मैं जोगन तेरी हो गई। सबसे पहले तो ये बताएं कि आप सुना है अपना म्यूजिक एल्बम ला रही हैं जी। तो इस ज़माने में जब लोग एक एक दो गाने रिलीज़ कर रहे हैं या आपको पूरा एल्बम रिलीज़ करने का ख्याल कैसे आया? मुझे इसलिए आया क्योंकि एज अ सिंगर, एज अ गुलकारा, मुझे लगता है ये मेरी ड्यूटी है कि मैं एल्बम लाऊं। क्योंकि सिंगल्स का दौर बेशक आया होगा, लेकिन अगर मेरी आप जॉब डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो वो यही है कि मुझे एल्बम के साथ आना चाहिए। क्योंकि एल्बम में मेरे हैं 10 गाने, इसका मतलब है कि ज़्यादा कंटेंट होगा, ज़्यादा मेरे गाने होंगे बाहर, और जो मेरे लिसनर्स हैं, जो मेरी ऑडियंस है, वो उनके लिए ये बहुत अच्छा गिफ्ट है और उनके लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ है। वो बड़े खुश होंगे मेरे 10 गाने देखकर। तो एक हुंजा की लड़की के लिए इस तरह मौसीकी को अपना पेशा बनाना कितना मुश्किल था? बहुत मुश्किल था। और अभी तो मैं नहीं कहूँगी है, क्योंकि अब तो मेरा एक अपना स्टांस है और अब एक इंडिपेंडेंट मैं एंटिटी हूँ। लेकिन बहुत मुश्किल था। और क्योंकि हमारे इलाके से कोई भी लड़की इस तरह मीडिया इंडस्ट्री में नहीं आई और कोई भी लड़की ने कभी सोचा नहीं होगा कि वो गाने गाएंगी या वो स्टेज पे चढ़ेंगी, क्योंकि वहाँ ये चीज़ें बहुत उनके लिए बुरी समझी जाती थी। और मैं दिमागी तौर पे मैंने ये अपना आप को मना लिया था कि मैं एक ऐसी चीज़ करने जा रही हूँ जो कि लोगों को लोग मेरे लिए मसले करेंगे, लोग बातें करेंगे। लेकिन मेरी अम्मी जान ने एक वाक़या मुझे बताया था जिससे मुझे बड़ी हिम्मत आई थी। कि कहते हैं कि मेरी मम्मी के टाइम पे वहाँ हुंजा में एक औरत नर्स बनने जा रही थी और उस टाइम पे नर्सिंग को बुरा माना जाता था। एंड शी वॉज द फर्स्ट वन, वो पहली नर्स थी। और लोगों ने काफ़ी बातें की उनके बारे में, लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ कि वो ज़बरदस्त हो गई अपनी जॉब में। और वो आहिस्ता आहिस्ता इवन मनी वाइज, पैसा वाइज भी वो बहुत अच्छी होती गई और अपने माँ बाप को वो बाहर मुल्क लेके चली गई। एंड उसके बाद का और आज का दिन है, सब कहते हैं कि अपनी बेटी को ये नर्स बनेगी। तो मैंने सोचा कि फिर चलो उन्होंने भी शुरुआत की थी, अब ये मैं शुरुआत करूँगी कि मैं लोगों के लिए दरवाजे खोलूँगी कि लोग अपनी बेटियों को उस तरह से नहीं रोकेंगे और उस तरह से नहीं गलत बातें कहेंगे जो मैंने सुनी है। तो उन सब के लिए जो जितना सुनाना था वो मैंने सुन लिया है। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि लोगों के दिमाग खुल गए होंगे। आप तो कराची डिवीज़न की तरफ से अंडर 19 क्रिकेट खेलती थी। जी। तो वो भी आपने छोड़ दिया और मौसीकी कैसे कर ली? मैं शायद नहीं छोड़ती अगर मेरे वालिद मुझसे ना छुड़वाते, क्योंकि मेरे वालिद को हमेशा से मेरे पढ़ाई के अलावा वाली एक्टिविटीज़ से बहुत मसले थे। क्योंकि वो दूसरों सोसाइटी को बड़ा देखते थे, वो फलाने के बच्चों को कुछ और बनता देखते तो अपने बच्चों को कंपेयर करते थे। तो इस चक्कर में उन्होंने कहा कि तुम किस काम में लग गई हो, लोग यहाँ डॉक्टर बन रहे हैं, तुम यहाँ पे खेल रही हो। तो चलो, मैंने बहुत सारी चीज़ों में बहुत कुर्बानी दे दी थी, लेकिन उस कुर्बानी की वजह से मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी। मैं ज़हनी तौर पे मैं बहुत ज़्यादा तंग हो गई थी। तो इस वजह से फिर जब मौसीकी मेरी ज़िंदगी में आया तो मुझे हुआ कि नहीं, अब इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि ये मुझे लगता है मौसीकी मुझे अल्लाह की तरफ से एक तोहफे की तरह मिली है। और मुझे लगता था कि अगर मैं अल्लाह के तोहफे को अगर नज़रअंदाज कर दूंगी तो शायद मेरे लिए इससे बड़ा कहर नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। तो इसलिए मैंने मौसीकी को अपने साथ जोड़ के रखा। क्यों मैं ज़ियाकार बनूं, सूद फरामोश रहूं, फिक्र पर्दा न करूं, ये बताएं कि आपको जो शोहरत है वो तो शिकवा जवाब शिकवा से मिली, जो आपने कोक स्टूडियो में गाया था। उसकी क्या तारीख है, उसकी क्या कहानी है, वो आपने कैसे गाया? उसकी कहानी कुछ यूँ है कि मुझे ऐसा लगता था जैसे कि मेरे कंधों पर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, एक जिम्मेदारी आ गई है। क्योंकि अल्लामा इकबाल जी जो हैं, उनका भी डेब्यू था मेरे साथ, वो भी कोक स्टूडियो में मेरी तरह पहली बार उनकी पेशकश की जा रही थी। तो और फिर उनकी उर्दू, क्योंकि उस शिकवा जवाब शिकवा में सिर्फ उर्दू नहीं है, उसमें फ़ारसी के भी काफ़ी अल्फाज उसमें हैं। और यकीन करें, मैंने दिन रात लगा दिया था अपने पार्ट पे मेहनत करना और उसको अच्छे से डिलीवर करना। और अगर
इसका 10% भी अगर मैंने इसके साथ अगर इंसाफ किया है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लाह की कि उन्होंने इतनी इज्जत दी इस कलाम के साथ में। उर्दू आपकी मादरी ज़बान नहीं है जी, आपके घर में भी नहीं बोली जाती, नहीं। तो ऐसे किस तरह आपने ये कलाम पढ़ लिया फिर? मुझे लगता है इसका ज़्यादा क्रेडिट जाता है मेरी अपनी मदर टंग को, मेरी अपनी ज़बान को, मादरी ज़बान को, क्योंकि मेरे ही बुरुशस की जो ज़बान है उसमें बहुत मुश्किल अल्फाज हैं, बहुत मुश्किल। उसमें कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो शायद आप भी ना बोल पाएँ, इस तरह के अल्फाज हैं। तो उसकी क्योंकि वो प्रोनाउंसिएशन इतनी हैवी है, उसकी वजह से मेरे लिए आसान था उर्दू के अल्फाज़ों को उठाना, उनको बोलना और फ़ारसी के अल्फाज़ों को डिलीवर करना। तो मेरे लिए लगता है कि मेरी मादरी ज़बान बहुत काम आई है। हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले, उगरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। आपके एल्बम की तरफ आते हैं जी। किस किस्म की मौसीकी है इसमें? रॉक, पॉप, देसी, विलायती, क्या अंदाज अपनाया है? क्योंकि मैंने बात की कि अल्लाह का तोहफ़ा है मेरे लिए म्यूज़िक, तो इसीलिए ये एल्बम भी ज़्यादातर इसका रुझान सूफ़ी की तरफ है, लेकिन सूफ़ी रॉक की तरफ है, क्योंकि मेरे दो बड़े लीथल किस्म की इंस्पिरेशंस हैं, एक आबदा परवीन हो गई और एक अली अज़मत हो गए। तो समझ लें कि एक उसका मिक्स ऑफ जो है वो मेरा एल्बम है जो सूफ़ी रॉक है, और आपको काफ़ी उसमें कलाम मिलेंगे जिसमें हम बहुत मतलब अपने हकीकी खुदा से बात कर रहे हैं, लेकिन एक अलग अंदाज से, रॉक के अंदाज से, और भी बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स बल्कि आपको मिलेंगे मेरे एल्बम में। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बोर नहीं होंगे एल्बम से। सूफी रॉक, सूफ़ी रॉक इज़ द मेन, वो मेन चीज़ है। जो खोजे खो जाए, जो अपने ही मन में डूबे वो पाए, हो मियाँ हो अल्लाह। से पहले जो आपने सिंगल्स निकाले जी जी, तो उसमें तो आपने कोई सूफी रॉक की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी? सूफ़ी रॉक की तरफ तवज्जो थी, लेकिन इतना हार्डकोर नहीं थी। लेकिन चलें ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि मुझे बड़ा शौक़ है अपने कल्चर से इंटैक्ट रहने का, नॉट ओनली हुंजा कल्चर भी है, लेकिन ओवरऑल अगर हम पाकिस्तान का कल्चर देखें तो इस वजह से अगर आप मेरा पहला सिंगल देखेंगे तो वो केसरिया था जो माई ढाई के साथ था, और उसमें हमने बड़ा फोक को प्रमोट किया था, और उसमें हमने बड़ा उमरकोट के कल्चर को प्रमोट किया था। तो मुझे है कि अपने म्यूज़िक के थ्रू मैं जो कुछ डिस्कवर कर सकूँ कल्चरली, अपने पाकिस्तान को डिस्कवर कर सकूँ और अपनी आइडेंटिटी को डिस्कवर कर सकूँ, तो वो मेरे लिए मेरा जॉनरा है। तो मैं म्यूज़िक के थ्रू पूरी दुनिया को दिखाना चाहती हूँ कि पाकिस्तान क्या है और कैसा है, और मेरा अपना कल्चर कैसा है, क्योंकि कल्चर जो होते हैं ना वो इतनी खूबसूरत चीज़ है, वो आपको बहुत फैसिनेट करते हैं, और मुझे बड़ा मज़ा आता है जब मैं अपने कल्चर को इन्वॉल्व करती हूँ अपने म्यूज़िक के साथ। तो इसमें उर्दू के अलावा किस ज़बान में गाने हैं? एल्बम के अंदर उर्दू के अलावा पंजाबी है, सिराइकी है, और ज़्यादा एक्स्ट्रा ज़बान हमने इस्तेमाल नहीं किया। हमने सोचा कि पहली एल्बम में इसको थोड़ा सा हम इतना ही सिंपल रखते हैं, वरना मैंने अपने सिंगल्स मारवाड़ी ज़बान में भी किए हैं और काफ़ी लैंग्वेजेस हैं। बट ये वाला जो है ये आपको पंजाबी भी मिलेगी, थोड़ी सी सिराइकी भी मिलेगी, और उर्दू ज़्यादा है। आपने अपनी मादरी ज़बान में कोई गाने नहीं गाए? मादरी ज़बान में मैं एक सिंगल निकाल चुकी हूँ या मौला के नाम से, और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर काफ़ी सिर्फ बुरुशस्की और हुंजाई लोगों का ही नहीं, लेकिन जो आम लोग हैं जो बुरुशस्की नहीं बोलते हैं उनका भी बहुत ही प्यारा रिस्पॉन्स आया था। मौला तू नूर है मौला या मौला या, जिसकी वजह से मेरा अगला प्लान ज़रूर है कि मैं अपनी मादरी ज़बान में भी एल्बम ज़रूर निकालूंगी, लेकिन शुरुआत फ़िलहाल इससे करूंगी, लेकिन आगे जाके इंशाल्लाह आपको बहुत चीज़ें बुरुशस्की में भी सुनने को मिलेंगी। कोई ऐसा गाना जो आप सुनाना चाहें इस वक्त? ये एक ट्रैक है जोगन, अच्छा लगता है मुझे, मैंने काफ़ी 2-3 जगह इसको गाया है, तो मैं सोचा मैं यहाँ पे भी यही गा दूँ। सो इट गोज़ लाइक, हो गई मैं जोगन तेरी हो गई, हो गई मैं जोगन तेरी हो गई, ढूंढन को निकली खुद को, ढूंढन को निकली खुद को, पर थारे में खो गई, हाँ पर थारे में खो गई,
हाँ जोगन तेरी हो गई।